नमस्कार बच्चों। आज हम लेखिका मृदुला गर्ग जी की रचना पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। ये एक संस्मरणात्मक रचना है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ये पाठ उन महिलाओं पर भी केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर अपना जीवन जिया। ये पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन यापन करना दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर बहुत कुछ जान चुकी थी। वो अक्सर अपनी माँ के मुख से अपनी नानी के बारे में सुना करती थी, क्योंकि उसकी नानी जो है लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। तो नानी की कहानियाँ तो वो नहीं सुन पाई, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। और लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार से था कि उसकी नानी एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे, मतलब वकालत की शिक्षा लेकर आए थे, और अंग्रेज़ी रहन सहन के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन उसकी नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी को बुलवा लिया और उसने ये अनुरोध किया कि मेरी बेटी की शादी किसी साहब से ना करवाना, बल्कि आज़ादी के सिपाही या किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही करवाना। ये जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया था। नानी की इसी इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वो विचारों के स्तर पर अपने पति से कितनी भिन्न और आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो फिर लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की माँ दुबली पतली और बहुत ही नाजुक सी थीं। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो बड़ी मुश्किल से उस साड़ी को संभाल पाती थीं। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नज़ाकत और साहिबाना ख़ानदान के कारण परिवार के लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। वे निष्पक्ष और गैर दुनियादार भी थी, मतलब उन्हें दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने कभी भी अपनी माँ को अन्य भारतीय माँओं जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी ज़्यादा रुचि नहीं लेती थीं। उन्हें सिर्फ दो ही शौक़ थे, किताबें पढ़ना और संगीत सुनना। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। पहली विशेषता ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी विशेषता ये थी कि एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। मतलब किसी की भी ऐसी बात जो वो नहीं चाहते थे दूसरों को पता चले, तो वो बात कभी भी दूसरे के सामने वो नहीं कहती थी। घर के कामों में उन्हें अरुचि थी और कुछ अपनी बीमारी के कारण भी वो काम नहीं करती थी। तो उनका ज़्यादातर समय जो है पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। घर में आदर सम्मान उन्हें खूब मिलता था और वो अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहती थी। उनके मातृत्व की कमी अक्सर उनके पिता पूरी कर दिया करते थे। मतलब लेखिका को हमेशा से इस चीज़ का एहसास रहा कि उसकी माँ जो है वो और बच्चों की माँओं की तरह नहीं है, लेकिन इस चीज़ की कमी को जो है उसके पिता का स्नेह जो है वो कहीं ना कहीं पूरा कर दिया करता था। फिर लेखिका बात करती है अपनी परदादी की। लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक़ था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी थी। उस समय के समाज में जब लोग लड़के की मन्नतें मांगा करते थे, तो उसकी परदादी ने लड़की की मन्नत मांगी थी, और भगवान ने भी उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियाँ हुई। परदादी के विषय में सब लोग ये कहकर प्रसिद्ध उन्हें जानते थे कि भगवान उनकी ज़रूर सुनता है, और उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया। मतलब जब सब लोग ये जानते थे कि उसकी परदादी जब भी कभी कोई मन्नत मांगती हैं तो उसकी मन्नत जो है वो अवश्य पूरी होती है, लेकिन जब लोगों ने ये सुना कि दादी जो है वो लड़की चाहती हैं पोती के रूप में, तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और भगवान जी ने भी उनकी बड़े अच्छे से सुन ली थी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि एक चोर का हृदय भी परिवर्तित कर दिया उन्होंने। यहाँ पर लेखिका की परदादी की बात कर रही हूँ। तो एक बार की घटना है जब घर के सब लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे,
तो परदादी जो है वो दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी सेंध लगाकर एक चोर उनके कमरे में घुस आया। तो चोर ने कहा कि अब चोर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन परदादी ने पूछ लिया कि कौन, तो चोर कहने लगा जी मैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी पकड़ा दे, और खाली लोटा उसे पकड़ा दिया, और ये भी कहा कि कुएं से पानी भर के लाना और साथ ही साथ लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर बांध देना और तरीके से छानकर पानी देना। चोर भी सुनकर घबरा गया कि मैं कहाँ फंस गया, फिर भी वो पानी लेके आ गया। माजी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। उसके साथ माँ बेटे का संबंध बना लिया और कहा कि अब चाहे तो चोरी कर या खेती कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। किसी की भी चिट्ठी कोई दूसरा नहीं खोलता था और ना ही किसी से कोई कुछ बेमतलब पूछता था। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया। आज़ादी के जश्न में वो शामिल नहीं हो पाई। काफ़ी उसने रोना धोना मचाया। तब जाकर के लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका को ब्रादर्स कारामजोव नामक एक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया। इस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की कहानियाँ थी। लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया और उसके मन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ गया कि उसके लेखन के एक महत्वपूर्ण अंश में ये प्रभाव नज़र आता है, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी आदि। कट गुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी इसका प्रभाव नज़र आता है।